हेलो 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 चेक। चलिए एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग, अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। हेलो प्यारे साथियों, एक बार सब लोग चेक कर लेंगे आवाज आ रही है क्लियर मेरी? एक बार सब लोग चेक कर लेंगे आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? सभी लोगों का वेलकम है इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। डीके सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। चलिए, कहा जाता है ना, बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। साथियों, अनअकैडमी लेके आए आप लोगों के लिए शानदार इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। हम आपको बच्चों डेली मेंटरशिप, डाउट सेशन और इंटरेक्शन क्लासेस भी कराएंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ने का मौका है, आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे 40% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जो फीस 9499 था पड़ रहा है मात्र 6079 में 2024 का। वहीं पे अगर बात करें बच्चों जो 2025 की जो फी थी 11999 अब पड़ रही मात्र 7679 में। तो मेरा रेफरल कोड डीवाई लाइव और इसी कोड के यूज करके एडमिशन लीजिए। एडवांटेज क्या है बच्चों, यहाँ पे कभी भी कहीं से भी इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे बच्चों, और साथ साथ में आपको डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो अगला सवाल हमारा आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है सवाल। देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे। चलिए, तो अभी बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट जो 40% वाला था वो हट गया है ना? ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। वाह, अब हमारे पास सवाल आ रहा है बच्चे यहाँ पे कि लोकतंत्र, बात समझना बच्चे यहाँ पे, लोकतंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। आवाज आ रही है क्लियर सभी को? लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है, फंक्शन पूछ रहा है ना। तो जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। भाई जब हम सरकार पे दबाव डालेंगे तभी तो हमारी जनता के लिए काम होगा। अभी देखिए बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो आखिर में जनता परेशान हो रही है, तो आखिर मदद कौन करेगा? सरकारी तो करेगी ना। तो इस स्थिति में हमारा जो आंसर होगा बेटा यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चे दिया है यहाँ पे, मताधिकार से आप क्या समझते हैं? सवाल को समझना बच्चे यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय, है ना, सफरेज, यानी बच्चे यहाँ पे वोट का जो अधिकार है आप उससे क्या समझते हैं? जो वोट का अधिकार होता है बच्चे आप उसको उससे क्या समझते हैं, ये पूछा गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप लोग चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे जो वोट का अधिकार है उससे आपको क्या समझना है। तो पहली बात, ऐसे कानून अधिनियम करना जिससे कष्ट पहुंचे। वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार। तो कई बार तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हो बच्चों, वोट देने का अधिकार है, बी आंसर होगा बच्चे। और वोट देने का अधिकार बताओ बच्चों, जो एज लिमिट है वो कितनी है? बताओ बच्चे यहाँ पे, जो एज लिमिट है बेटा वो कितनी है, हमें बताना जरा यहाँ पे।
एज लिमिट है जो बच्चों यहाँ पे कितनी है? राइट टू वोट। आंसर क्या होगा बेटा, बोलो राइट टू वोट। अच्छा बच्चों एक बात बताना हमें जल्दी से, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? टेल मी। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? टेल मी। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का सभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। अब बताना बच्चे यहां पे क्या लगेगा, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो सबको आपको पता होना चाहिए बच्चे, यहां पे सबकी जो नियुक्ति करता है ना, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। तो भारत में वित्त आयोग की जो नियुक्ति करेगा बच्चे, यहां पे कौन करेगा? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? लोकतंत्र में जनमत, इन अ डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन गेट्स इट्स ऑफिशियल फॉर्म थ्रू प्रभावक समूह, जनसभाएं, समाचार पत्र और संसद। तो लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके द्वारा दिया जाता है बच्चे यहाँ पे? तो ये बहुत ही प्यारा सवाल बच्चे यहाँ पे याद रखना, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बता दे बच्चे, यहाँ पे नाम सुना होगा पार्लियामेंट का, आप लोगों ने सब नाम सुना होगा, पार्लियामेंट वुड बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व तो नहीं है? सांस्कृतिक परिस्थितियां, वार्मिक परिस्थितियां, राष्ट्रीय हित या परस्पर निर्भरता। बताओ बच्चे यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सवाल का जवाब देना बच्चे। यहां पे सवाल का शानदार जवाब क्या होगा बताना हमें। यहां पूछ रहा है कौन से देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व तो नहीं है। तो बच्चों डिपेंडेंस की बात कहीं पे भी नहीं की गई। मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में। टेल मी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है बताना बच्चों यहां पे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको जवाब देना बच्चे यहां पे। विधि कानूनी सचिव, संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी वुड बी करेक्ट आंसर। भारत का महान्यायवादी, याद रखना बच्चों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग बच्चे यहां पे सेशन को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सबको बता दें। जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े एक बार जुड़ जाएं और एक बार सेशन को चेक करें यहां पे कहां पे गड़बड़ी है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? 315, 316, 317, 318। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लोक सेवा के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दें।
अभी चेक करिए, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, चेक करिए, आवाज आ रही है? हेलो, चलिए आवाज आ रही है। निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? चलिए बता बेटा, यहां पे अंकित बताओ, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसमें बताना बेटा क्या गलत है। चलिए अब इसमें बताना बेटा, यहाँ पे क्या, एक सांसद या विधायक अनन्य ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल का सदस्यता अपने मन से छोड़ दी है। ठीक है। अच्छा, दल बदल की बात अगर देखोगे बेटा तो अनुसूची 10 में दिया गया है, शेड्यूल 10 में दिया गया है दल बदल। ठीक है, 10 में, शेड्यूल 10 में दिया गया, किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले वोट से मतदान से अनुपस्थित बनाए रखने या सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा। किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है। लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक का सदस्य बन जाता है। तो दिया बच्चे यहाँ पे, किसी सदस्य को सदस्य में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थित बनाए रखने पर, या एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उससे उस दल के सदस्यता अपने मन से त्याग दी है। बिल्कुल ए आंसर होगा बच्चे यहाँ पे। अगर आप मान लो कि किसी पार्टी में हो, आप सपोज बच्चे यहाँ पे बीजेपी में हो, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए बिना बताए, तो ये गलत माना जाएगा। ये बात जो है दल बदल वाली जो प्रक्रिया है वो 10th शेड्यूल में आपको बताई गई है। समझ रहे मेरी बात? निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताइए कौन सा है जो एक राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत प्यारा सवाल है, बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा? तो आपने इनमें से सभी का नाम सुना होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे तेलुगु देशम का नाम नहीं सुना होगा, है ना? बिल्कुल अंकित, बिल्कुल अंकित, सभी लोगों को ना बेटा एक बार सेशन को शेयर कर दो और अपने ग्रुप्स में जो भी फ्रेंड्स हैं सभी को बता दो कि सभी लोग जुड़ जाए। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जानी जाती है? बताइए। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार को विपरीत मानी जाती है? बताइए। दलित पार्टी, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार को ही विपरीत मानी जाती है? जाति व्यवस्था। क्या बेटा? जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। अगला सवाल आपको देना है जवाब, जल्दी से फटाफट फटाफट बताइए। और यहां पे हम आपको इस सवाल को आगे लेके चलते हैं बच्चे, यहां पे थोड़ा सा कुछ और आपको नई चीजें बताते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा देखेंगे बच्चे, यहां पे नई चीजें आपको बताएंगे। यहां पे यहां पे अगर हम बात करें बच्चे, यहां पे देखिएगा, यहां पे अब बता बच्चे, यहां पे राष्ट्रपति का चुनाव बताइए डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? राष्ट्रपति का चुनाव बता बच्चे, यहां पे डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट?
राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत बढ़िया अंकित, शानदार आंसर। आंसर होगा बच्चे यहां पे इनडायरेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अच्छा बता बच्चे यहां पे जो भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का क्या राष्ट्रपति बनने के लिए, सवाल ये पूछा गया एग्जाम्स में, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरी है? पहला, भारत का जन्म नागरिक हो, भारत का जन्म नागरिक हो। दूसरा बच्चे यहां पे भारत का जन्म नागरिक हो या सिर्फ भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, भारत का जन्म नागरिक हो या भारत का नागरिक हो, बताओ कौन सा आंसर होगा, बताओ अंकित। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरी है? भारत का जन्म से ही भारत में जन्म लिया हो या सिर्फ भारत का नागरिकता ग्रहण किया हो। बताना जरा हमें, बड़ा प्यारा सवाल है, थोड़ा सोच समझ कर आंसर बताना। तो आंसर पहला वाला गलत हो जाएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म कहीं पे भी हुआ बच्चे यहाँ पे, बस उसको भारत की नागरिकता मिली हो तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में भारत का नागरिक जो है किस भाग, अच्छा राष्ट्रपति किस भाग में दिया गया है? हाँ अच्छा बता बेटा, राष्ट्रपति की बात करें बेटा यहाँ पे, राष्ट्रपति बताना जरा अंकित, ये बता बेटा यहाँ पे राष्ट्रपति किस पार्ट में दिया गया बेटा? भाग 5 में, बहुत बढ़िया। और भाग 5 में दिया गया बेटा, बहुत ही शानदार आंसर बच्चे यहाँ पे। अच्छा बता बेटा, राष्ट्रपति भाग 5 में है। और ये बता बच्चे यहाँ पे, भारत का राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे, तो अगर दोबारा चुनाव लड़ना चाह रहा है तो बताओ किस आर्टिकल में? भारत के राष्ट्रपति का जो पुनः री इलेक्शन होता है किस आर्टिकल में? री इलेक्शन समझ रहे हो बेटा यहाँ पे, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस आर्टिकल में दिया गया है? बताओ। 59 में नहीं है, नो नो नो, ऑप्शन दें, ऑप्शन दे रहे हैं यहां पे। पहला 54, दूसरा 59, तीसरा 57 और चौथा 58। बताओ कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, एक कोई सही है, बताओ बेटा यहां पे कौन सा आंसर सही है? आंसर होगा बच्चों 57। अच्छा बताओ, अगर ये चारों ऑप्शन दिया जाए बेटा यहाँ पे और सवाल पूछा जाता है, ये तो री इलेक्शन वाला आंसर हो गया बेटा यहाँ पे। अगर मैं आपसे यहीं पे सवाल पूछता बच्चे यहाँ पे, प्रेसिडेंट का चुनाव किस आर्टिकल में है? चुनाव किस में है इनमें से? ये सेम ऑप्शन है, इनमें से बताना आपको राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस आर्टिकल में गिवन है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बता बेटे यहां पे किस में दिया गया? चारों ऑप्शन सेम है इसमें, बताना जरा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात अगर पूछा जाएगा बेटे यहाँ पे तो क्या बताओगे? बोलो 54। और री इलेक्शन की बात किया जाए बच्चे यहाँ पे तो आंसर होगा 57। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं एग्जाम्स में और उनको पता भी नहीं चलता कि गलती कहाँ से हो गई। तो छोटी छोटी बातें हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट में देखो, अगर हम लोग बहुत ही डिटेल में जाए ना तो राष्ट्रपति की जो परिभाषा है, डेफिनेशन, मैं उसके बारे में बात करूँ बच्चे यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपको मैं एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको बच्चे यहाँ पे। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। राष्ट्रपति के एक पद होगा, देयर विल बी ए प्रेसिडेंट, उनके बारे में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, ये बताया गया, राष्ट्रपति की परिभाषा बोली गई 52 में।
आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का परिभाषा है, डेफिनेशन है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में उनके पास जो पावर्स दिए गए हैं, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की करने के जो पावर्स हैं वो दिया गया है। और आर्टिकल 54 में चुनाव है, इलेक्शन, 4 से 54 से चुनाव, इलेक्शन की बात इसमें की गई है। और आर्टिकल 55 में बेटा अगर आपसे कोई पूछे ना तो मेथड ऑफ इलेक्शन कि राष्ट्रपति को चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, यानी मेथड की बात अगर करेगा ना सर, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मेथड, अगर आप कोई पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन, वो 55 में दिया गया है। 56 में क्या दिया बच्चे यहाँ पे, ड्यूरेशन, कि जब से शपथ लेता है तब से, डीपीएसपी पढ़ा दे बेटा, अभी पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे, डीपीएसपी भी पढ़ा दे रहे बेटा यहाँ पे। 56 में जब से शपथ लेता है ना उस दिन से 5 साल तक, शपथ लेने के 5 साल तक काम करेगा, ये 56 में दिया। अभी पढ़ा दे रहे, पहले इतना नोट कर लो, पहले एक अच्छे से कंप्लीट कर लो बेटा, फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ो ना। पहले प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल सारा कवर कर लो, ठीक है अंकित। 52 में क्या है बेटा, राष्ट्रपति का एक पद होगा, देयर विल बी द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है बेटा। 53 में क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जो पावर दिए गए हैं। 54 में क्या है बेटा, इलेक्शन यानी चुनाव की बात की गई, 4 से 54 चुनाव। 55 में क्या है बेटा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, यानी एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव होगा। 56 में क्या बचे यहाँ पे कि जब राष्ट्रपति जीत जाते हैं चुनाव तो कितने साल तक रहेंगे, तो शपथ लेने के दिन से 5 साल तक अपने पद पे बने रहेंगे, ये बात 56 में की गई है बेटा, ठीक है। और 57 में क्या बचे, तो 57 में बताओ जल्दी से, अभी बताया था आपने, री इलेक्शन दिया गया है, बताओ बेटा क्या दिया बेटा, बोलो री इलेक्शन, है ना, क्या याद रखना बेटा, बोलो री इलेक्शन। और 58 में क्या बेटा, बताओ जल्दी से बच्चे, 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता, बताओ बच्चे यहां पर जल्दी से क्या होगा आंसर। 57 में री इलेक्शन, 58 में बच्चे यहाँ पे हो गया क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति की योग्यता, क्वालिफिकेशन दिया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो मतलब राष्ट्रपति की एज जो है 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो बच्चे, यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। 60 में शपथ की बात की गई बच्चे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अभी चेक कर लो आवाज आ रही है ना मेरी। 60 में बेटा क्या दिया गया बच्चे, यहाँ पे शपथ दिया गया, शपथ। और 61 में बच्चों राष्ट्रपति अगर कोई गलत काम करते हैं उनको हटाना है तो इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, इम्पीचमेंट कहा जाता है, तो महाभियोग जो है उनके ऊपर लगा के हटाने की प्रक्रिया दी गई है। और आर्टिकल 100, सुनना बेटा, आर्टिकल 108 में भी एक बहुत ही विशेष अच्छी बात की गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं 108 में। और आर्टिकल 123 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, राष्ट्रपति क्या जारी करता है बेटा, अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है बेटा। 123 में ये भी याद रखना बच्चे यहाँ पे। और राष्ट्रपति किसी को अगर पनिशमेंट दिया गया है, मृत्यु दंड देने की बात की गई तो उसको कम करा सकता है, किसमें, तो ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे 72 में, इस 72 में, याद रखना। 59 में कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे 59 में जो मेंबर होते हैं ना राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा का, वो दोनों एक दूसरे से मतलब हेर फदल कर सकते हैं, उनकी बात की गई यहाँ पे, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं विशेष, ठीक है बेटा। तो ये नोट हो गया ना, समझ में आ गया।
चलो अब हम बात करें यहाँ पे, आगे चलते हैं यहाँ पे जल्दी से। गो टू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब बताओ बेटा क्या पढ़ोगे, डीपीएसपी? आपको डीपीएसपी बहुत परेशान करता है? बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा परेशान कौन सा टॉपिक करता है बताओ, वही पढ़ा देंगे। जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता हो बताओ। डीपीएसपी बहुत परेशान करता है, नोट करो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? डीके सर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं। है ना? अब यहां पे देखो बच्चे, यहां पे इसको याद करना बच्चे। यहां पे इसमें देखो कितने अक्षर हैं, 4 लेटर हैं। तो आप बताओ बच्चों, लव में कितने लेटर होते हैं बताओ? LOVE, लव में भी कितने अक्षर होते हैं? 4। तो डीपीएसपी भी 4 है, तो 4 अक्षर का क्या होता है? लव। तो ये बच्चे 4 है, तो किस भाग में आता है बेटा बताओ? अगर पूछा जाएगा किस भाग में आता है, किस पार्ट में है डीपीएसपी, तो 4 बताओगे। अब सुनो, अब आपको पता है बच्चों 4 अक्षर का लव होता है, और प्यार में हमेशा कितने का आंकड़ा चलता है बताओ? जब किसी से प्यार होता है तो बताओ बेटा कितने का आंकड़ा चलता है? हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है, और 36 का आंकड़ा चलेगा तो कहां तक चलेगा बेटा? 51 तक चलेगा, जब तक 51 रुपए दे नहीं दोगे। तो अगर पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो 36 से लेके 51 तक है। बोलो बेटा, क्लियर है? बोलो बच्चे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? और किस देश से लिया गया है बेटा? अगर पूछा जाए किस कंट्री से लिया गया है, तो आप बता देना जीटीबी नगर के बगल में एक जगह है आयरलैंड, वहां से लिया गया है बेटा। आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया बेटा? बोलो, आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखना। पहले बताओ, मोटा मोटी थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई बेटा? हम क्या बताना चाह रहे हैं बताओ? कुछ बात समझ में आ गई बच्चे? अब मेरे बात को समझना यहां पे बहुत ध्यान से, बहुत तगड़ा पढ़ाने वाले, मजा आ जाएगा। अब आपने डीपीएसपी की डिमांड की, हमने डीपीएसपी लिख दिया बेटा। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बात को बहुत आराम से समझना। अब आर्टिकल की शुरुआत करेंगे हम, कि आर्टिकल 36 से शुरू करेंगे बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। राज्य की परिभाषा, साथ साथ में लिखते चलना, राज्य की परिभाषा। यानी बच्चे यहां पे दिया गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, राज्य की परिभाषा, ये दिया गया है आर्टिकल 36 में। 36 में दिया गया बेटा, राज्य की परिभाषा दिया गया, ठीक है। अब सुनो बच्चे, यहां पे आर्टिकल 37 में क्या है, सब लोग देखना आराम से। आर्टिकल 37 में क्या है, इसको भी आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम कूल माइंड होके, रिलैक्स होके समझो बच्चों, मजा आ जाएगा अभी। अब देखो बेटा, यहां पे 37 में क्या दिया गया बेटा? यहां पे अब सुनो बेटा, यहां पे अब देखो बेटा, 37 में दिया क्या बच्चे? यहां पे इसमें दिया क्या बच्चे? यहां पे नॉन जस्टिसेबल है। क्या बेटा? बोलो, नॉन जस्टिसेबल है बच्चे यहां पे। यानी बेटा नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है बेटा? समझ लो, नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है बच्चे यहां पे कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल बोला गया है। तो किसको किसको नॉन जस्टिसेबल बोला गया बेटा?
फंडामेंटल ड्यूटी को नॉन जस्टिसेबल बोला गया है, डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल बोला गया है, जबकि फंडामेंटल राइट को बेटा जस्टिसेबल बोला गया है, यानी न्याय योग्य बोला गया है ना, इन्फोर्सेबल भी कहा जाता है, ध्यान रखना बच्चे, समझ रहे बच्चे यहाँ पे। और मेरे प्यारे बच्चे अब हम बात करते बेटा आर्टिकल 38 के बारे में बात करते बेटा। मेरे प्यारे बच्चे लिखना आर्टिकल 38 में क्या बेटा, तो आर्टिकल 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे, यानी बच्चे यहाँ पे अगर बात करें नॉन जस्टिसेबल का मतलब न्याय योग्य नहीं है, इसको ब्रैकेट में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते बच्चे यहाँ पे न्यायालय नहीं जा सकते, यानी न्याय और योग्य, अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, न्याय योग्य नहीं है, आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं यहाँ पे, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब लिखो 38 में दिया गया है कि 3 प्रकार के जस्टिस हैं। कितने प्रकार के जस्टिस है बेटा, इसमें राज्य वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की गई है, इसमें राज्य के कल्याण की बात की गई है, वेलफेयर नोट कर लेना बेटा यहाँ पे, वेलफेयर ऑफ स्टेट्स, वेलफेयर ऑफ स्टेट्स की बात की गई बच्चे यहाँ पे, यानी बेटा अगर आपसे कोई पूछे वेलफेयर ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या बेटा, राज्य के कल्याण के बारे में चर्चा किया गया है कि राज्य का कल्याण होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। अब जो व्यक्ति हैं उनको उचित शिक्षा दिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, ताकि शिक्षा में स्वास्थ्य में जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद किया जाएगा। तो 3 प्रकार के जस्टिस दिए गए बेटा यहाँ पे, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई बेटा यहाँ पे। तो पहला दिया गया बच्चों सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय, नोट करना बच्चे यहाँ पे, पहला दिया गया बेटा बोलो सोशल जस्टिस, क्या सोशल जस्टिस की बात की गई है यहाँ पे बेटा, नोट करते चलना, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। अच्छा, सोशल जस्टिस का मतलब होता है बच्चों सामाजिक न्याय। दूसरा लिखना बेटा यहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस, राजनीतिक आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल, नोट करते चलना, बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। इकोनॉमिकल जस्टिस बेटा यहाँ पे हम जस्टिस लिख दे रहे हैं, यहाँ पे समझ लोगे आप लोग, है ना बच्चे। और तीसरा जो होता है बेटा यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस, क्या राजनीतिक न्याय, नोट करना बच्चे यहाँ पे पॉलिटिकल, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस, यानी बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा यहाँ पे कैसा राजनीतिक न्याय, है ना, जस्टिस। अब हम इसको याद कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे 3 तरीके से, इसको क्या क्या बोला जाता है बच्चों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसको 3 तरह से बच्चों 3 प्रकार के जस्टिस हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस की बात इसमें की गई, किसमें 38 में। और सुनो मेरी बात, हिंदी में अगर कोई पूछेगा सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको हिंदी में सोशल जस्टिस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे सामाजिक न्याय, है ना, सामाजिक, नोट कर लेना बच्चे, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है। इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है बेटा यहाँ पे। एक बार चेक कर लो, आवाज आ रही क्लियर? बड़ा दिक्कत होता है, लाइट, आवाज, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। सब लोग बच्चों यहाँ पे सेशन को एंजॉय करते रहिए और सेशन में जो आंसर कमेंट बॉक्स है वो देते रहिए आप लोग, और अपने दोस्तों को भी बता दो, यहाँ पे सब लोग जुड़ जाएं। और सुनो बच्चों, आर्टिकल 38 को ना बेटा, इसको आर्थिक, देखो बेटा समझना, इसको सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं। इसको बेटा किस नाम से जानते हैं बच्चे, यहाँ पे नोट करना, इसको बेटा सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं, नोट कर लो बेटा यहाँ पे, इसको सामाजिक क्रांति का, नोट करना, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है बेटा यहाँ पे। तो पूछा जाएगा सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किससे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना बेटा यहाँ पे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेना बेटा यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो बेटा यहाँ पे, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है बेटा, है ना।
और अब हम बात करेंगे बेटा आर्टिकल 39 के बारे में। हेडिंग डाल दो बेटा यहाँ पे, आर्टिकल 39 में क्या चीजें कही गई। ठीक है, तो एक बार सब लोग इसको पहले नोट डाउन कर लो बच्चे यहाँ पे। अब 39 में दो बातें बच्चे यहाँ पे, एक 39 है और एक 39 का, सुनो मेरी बात, कैपिटल ए है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे 39 के 5 क्लॉज। और यहां पर सुनो, अभी 39 को 3 स्टेप में पढ़ेंगे। 39 का कैपिटल ए, फिर 39 का स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो पहले तो आप पढ़ो बेटा कैप 39 में क्या है। तो 39 को मैं पहले नोट कर लो, मैं साइड में हट जाऊं क्या? साइड में हट जाऊं बेटा, चलो हट जाओ, नोट कर लो पहले। चलिए 39 वाले में थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ, ताकि आपको बढ़िया समझा दूँ। इसमें थोड़ा मैं रफ करना पड़ेगा, रफ कर दूँ, थोड़ा सा मैं रफ करना पड़ेगा बेटा, अगर आप लोगों को परमिशन हो तो रफ कर दें। बोलो बेटा, रफ कर दूं बच्चे? एक बार थोड़ा सा ना शेयर कर दोगे ना ग्रुप में आप लोग भी, तो और बच्चे, कई बार बच्चे क्या होता है ना, वो ढूंढते रहते हैं कि नया चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उन बच्चों को ना शेयर करना पड़ता है, और शेयर करने पे सारे बच्चे आते हैं। ठीक है, मैं रफ कर दूं, इतना रफ करना पड़ेगा हमें। एक बार रिवीजन करा दे पहले कि पीएसपी बच्चे यहाँ पे किस पार्ट में है, पार्ट 4 में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य अपने नागरिकों के बारे में क्या सोचता है, क्या विचार रखता है, ये सारी बातें की गई हैं। और ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का है। और ये आयरलैंड से लिया गया है। ये किस कंट्री से लिया गया बेटा बताओ? तो उस देश का नाम है आयरलैंड। किस कंट्री से लिया गया? आयरलैंड से लिया। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट से राज्य की परिभाषा, और 37 में बोला गया नॉन जस्टिसेबल है। 38 में बोला गया है वेलफेयर ऑफ स्टेट, राज्य कल्याणकारी हो। 3 प्रकार के न्याय दिया गया है बच्चों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, है ना। उसके बाद इसको सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। 39 को बच्चों आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। अब हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग नोट डाउन कर लें। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे यहाँ पे आर्टिकल किसके बारे में बात करेंगे बच्चों बताओ? आर्टिकल 30 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से लिख लेते बच्चे, यहाँ पे अगला स्लाइड हमारे पास आ गया है, नोट कर लेना जल्दी से। तो आप नोट करना बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 39 को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बता दें। एक बार नोट कर लेना आर्टिकल 39, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाले हैं, लिखना यहाँ पे। इसमें देखो बच्चे 39 के ए में देखो बेटा क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है निःशुल्क विधिक सहायता, यानी बेटा बोला गया है फ्री लीगल एड, यानी हिंदी में अगर बात करें बेटा यहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता।
निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। फ्री लीगल एड का मतलब होता है बच्चों निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, आर्टिकल 39 के ए में दिया गया बच्चों यहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, और अब समझो बच्चों यहाँ पे 39 का कैपिटल ए हो गया। अब हम 39 के स्मॉल ए के बारे में बात करेंगे, 39 की स्मॉल बी के बारे में बात करेंगे, 39 की स्मॉल सी के बारे में बात करेंगे, इसमें डी के बारे में बात करेंगे, एफ के बारे में बात करेंगे, जी के बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे एकदम आराम से नोट करके लिखना बच्चों, यहाँ पे 39 का ए लिखना पड़ेगा। राज्य की भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और कंट्रोल की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। बच्चों यहाँ पे जैसे सिलाई मशीन बढ़ता है तो सबको फायदा हो सके, लेकिन राज्य देश के भौतिक संसाधनों का, राज्य देश के, राज्य देश के भौतिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा, भौतिक संसाधनों का मतलब जो भी संसाधन बांटे जाएंगे गरीबों में चाहे सब में, इस तरह से बांटे कि किसी को अन्याय ना हो, कि सबको फायदा मिल सके। राज्य देश के भौतिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा, इस प्रकार वितरण मतलब बंटवारा होता है। सचिन कुमार जुड़ चुके हैं, जय हिंद बेटा, जय हिंद सभी लोगों को बच्चे, है ना। इस प्रकार से वितरण करेगा, देखना बच्चे यहाँ पे, इस प्रकार वितरण करेगा, इस प्रकार वितरण करेगा इस किसी से भेदभाव ना हो, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और कंट्रोल की व्यवस्था हो। जो भी भौतिक संसाधन हो सबको क्या हो बच्चे यहाँ पे कंट्रोल हो, वितरण करेगा, कितने बच्चे यहाँ पे वितरण करेगा कि सबको फायदा होगा, सार्वजनिक हित में हो, सार्वजनिक सार्वजनिक हित में हो मतलब सबको फायदा हो। बी में देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया गया बच्चे, यहाँ पे बच्चे संपत्ति और उत्पादन के संसाधनों के इस प्रकार से केंद्रीकरण हो, इस अब मतलब जो भी संपत्ति है, पैसा है, उसका भी केंद्रीकरण ऐसे हो कि सबको फायदा हो सके बच्चे, ये भी बोला गया। तो आप इसमें इतना आप लिख लोगे तो भी देखो ए वाला और 19 का जो डी आता है ना बच्चे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम करोगे बेटा यहाँ पे ना उतना ही पैसा मिलेगा। तो वेजेस इक्वल, जितना काम करेंगे उतना पैसा तो मिलना चाहिए बच्चे यहाँ पे। तो इक्वल पे, भाई जितना हम काम करें उतना पैसा तो मिलना चाहिए। इक्वल वेज है ना, पे फॉर इक्वल वेज मतलब जितना हम काम करें उतना मजदूरी तो हमें मिलना चाहिए ना। हमने 100 रुपये का काम किया तो मजदूरी तो हमें दोगे ही ना। तो ये बात बोला गया 19 के टी में, ये याद रखना। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे जो शानदार चीजें हैं आपको बता दें बेटा, यहाँ पे 39 के बाद जो 40 आता है बेटा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों में से किसी बच्चे को पता है क्या, हमें बताना बेटा यहाँ पे कितने बच्चों को पता है 40 में क्या है बेटा। कोई भी मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना बेटा। इसमें बोला गया बेटा पंचायत के बारे में, बोलो बेटा क्या बोला गया बच्चे मेरे, पंचायत के बारे में बोला गया बेटा यहाँ पे। आप बताओ बच्चों, पंचायत के बारे में बात किया गया बच्चे यहाँ पे, तो पंचायती राज के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो इसको बच्चों गांधीवाद भी कहा जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो गांधीवाद भी कहा जाता है, नोट करना बच्चे यहाँ पे, इसको गांधीवाद के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम पंचायत इसी में आता है बच्चे यहाँ पे। इसको बच्चे यहाँ पे क्या बोला जाता है बच्चे, यहाँ पे पंचायत, यहाँ पे लिख लेना बच्चे यहाँ पे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इसी में। इसको बेटा किस नाम से जानते हैं बेटा, यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो गांधीवाद भी कहा जाता है बेटा, गांधीवाद के नाम से जानते हैं बेटा यहाँ पे। तो क्लियर हो रहा है बच्चे यहाँ पे, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, बोलो यस नो, क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ पे। अब बताओ बच्चे यहाँ पे 41 में क्या बच्चे, यहाँ पे 41 में बच्चों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा का नाम सुना है बच्चे यहाँ पे, कितने लोगों ने नाम सुना है मनरेगा, जल्दी बताओ बेटा। मनरेगा का नाम सुने हो अंकित, बताओ कितने लोगों ने नाम सुना है मनरेगा का नाम, ईमानदारी से बताना। तो मनरेगा अगर पूछा
हेलो हेलो, अभी देखो आवाज आ रही है? हेलो चेक, हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? अभी हेलो, चार्ज नहीं लग रहा है। हेलो, एक मिनट बेटा। हेलो, चलिए अभी देखिए आवाज आएगी अभी। हेलो, अभी चेक करो आवाज आ रही बेटा? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? चलिए तो शुरू करते हैं हम आगे। तो कहाँ पे थे हम लोग, एक बार चेक कर लेंगे बच्चे। आप सब लोग जल्दी से आ जाएं, हमें फटाफट फटाफट सेशन को दोबारा से शेयर कर दें। चलिए, तो माफी चाहते हैं टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा था बेटा। तो चलिए बच्चे यहाँ पे शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे बच्चे? यहाँ पे 41 हो गया था बेटा। 42 के बारे में बात कर रहे थे बच्चे, है ना? इसके बारे में बात करते बेटा, बोलो 42 के बारे में बात कर रहे थे आप, ठीक है? अब 42 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ 42 बच्चों, राज्य ऐसा व्यवस्था करता है कि सभी को अनुकूल अवस्था मिल सके बच्चे। यहाँ पे नोट करना बच्चे। यहाँ अभी आ रही बेटा आवाज? चलो बच्चे, यहाँ पे राज्य अनुकूल व्यवस्था करता है। देख लेना, अनुकूल राज्य क्या करता है? जो भी बच्चे जॉब करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनको क्या करता है बेटा? अनुकूल व्यवस्था प्रोवाइड कराता है। अनुकूल व्यवस्था, जो भी बच्चे काम करने वाले हैं, अनुकूल व्यवस्था, है ना, क्या करता है बच्चों? प्रदान करता है कि भैया किसी बच्चे को, किसी स्त्री को दिक्कत ना हो, ठीक है? ये 42 में ज्यादा ध्यान नहीं रखना इस पे। अच्छा बच्चों, 43 में क्या दिया गया बच्चे? यहाँ पे 43 में क्या दिया गया है? तो एक 43 होता है बेटा, और एक 43 का ए होता है। दोनों में बात समझना है, दोनों में अंतर क्या बच्चा? देखो बच्चे, यहाँ पे 43 में दिया गया बच्चे, यहाँ पे जो भी वेजेस है, मजदूरी, यानी वेजेस की बात की गई बच्चे। अगर आप मजदूरी करोगे ना, तो आपकी मजदूरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये वेजेस की बात 43 में की गई है, ठीक है बेटा? और 43 के में क्या बेटा? जो काम करने वाले मजदूर है, यानी ये समझ लो बेटा, यहाँ पे वर्कर्स की बात की गई है। जो भी मजदूर है बच्चे, यहाँ पे वर्कर्स की बात की गई है 43 के ए में, और वेजेस की बात की गई 43 में। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है बेटा? अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 44 के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। यहाँ पे तो 44 में क्या दिया गया बेटा? बोलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, निःशुल्क विधिक सहायता। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। यहाँ पे इसको नोट करना बच्चे। यहाँ पे यूनिफॉर्म, नोट कर लेना बच्चे। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड कई बार बोला गया बेटा यहाँ पे पेपर में। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसको कहा जाता है? ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 को कहा जाता है। यानी इसको बोला जाता है बच्चे यहाँ पे तलाक तलाक तलाक, जो नहीं आती थी पहले कि भाई अगर आपने तलाक तलाक 3 बार कह दिया तो भैया हस्बैंड छोड़ के चला गया। यहाँ पे अगर अब आपको कोई कहेगा बेटा तलाक तलाक तलाक, तो तुम भी बोल देना लात लात लात, है ना? तो तलाक तलाक वाली जो बात है बच्चे, यहाँ पे कहाँ पे? उत्तराखंड में भी हाल ही में लागू हुआ, इसके पहले गोवा में लागू था बच्चे। यहाँ पे
गोवा में लागू था, अभी उत्तराखंड में लागू हुआ बच्चे यहाँ पे, अभी प्रेजेंट में बच्चे यहाँ पे, कहाँ पे, उत्तराखंड में, है ना। याद रखना बच्चे यहाँ पे, ये भी बात आपको याद रखना बच्चे। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे कि आर्टिकल 45 में क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लेना बच्चे यहाँ पे। आर्टिकल 45 में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सब लोग देखो बेटा, आर्टिकल 45 में क्या है बेटा, आंगनबाड़ी की बात की गई है। किसकी बात की गई बेटा यहाँ पे, आंगनबाड़ी, नाम सुना है बेटा यहाँ पे। आंगनबाड़ी क्यों कहा गया है इसमें, इसमें 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को देख रेख राज्य सरकार करेगी। कितना, 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को देख रेख राज्य सरकार करेगी, है ना, ये 45 में। अब सुनो, एक्चुअली में क्या था, पहले 6 से लेके 14 साल तक का था, राज्य सरकार देखती थी। अब 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को हटा के ना आर्टिकल 21 के ए में ले जाकर रख दिया गया, क्योंकि अब शिक्षा का अधिकार बन गया है। इसमें यह है बेटा कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये 86 अमेंडमेंट द्वारा बच्चों यहाँ पे इसको 2002 में जोड़ दिया गया, है ना, मैंडेटरी कर दिया एजुकेशन, तो ये फंडामेंटल राइट में चला गया। और तो इसमें क्या हुआ डीपीएसपी में कि 0 से लेकर 6 साल तक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख रेख जो है राज्य सरकार करेगी, है ना। तो ये आंगनबाड़ी आप लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे दिया गया। मेरी खुद की भाभी खुद ही आंगनबाड़ी में, मैं खुद ही बच्चों को दलिया खिलाया हूँ। मुझे पूरा याद है, बच्चों के ये जो नाक वाले घी नहीं होते हैं वो दाल में गिर जाते थे, बच्चे ऐसे चाटते थे, उनको लगता था इसमें स्वाद है, लेकिन मैं बताया कि बेटा इसमें स्वाद नहीं होता, असली घी भैंस वाला होता है, आप वाला घी नकली है बेटा। तब बच्चे छोड़ दिए, याद रखना बेटा यहाँ पे, है ना बच्चे। यहाँ पे वो 45 में वही छोटे छोटे बच्चे होते हैं बाबू, जो अपना जो समझ गया ना, नहीं कहना चाह रहे, मजा नहीं आएगा। 46 में क्या बेटा, 46 में समझो बच्चे यहाँ पे, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या मैंने बोला, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना उनको देख रेख राज्य सरकार कराएगी, यानी राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां का शिक्षा तथा और संबंधी हितों की उन्नति के लिए उनका ग्रोथ हो, उनकी मदद करेगी यहाँ पे बच्चों। तो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति, यानी क्या बोला बच्चे यहाँ पे, अनुसूचित जातियां एससी और एसटी, उनको बच्चों राज्य सरकार क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। भैया अगर उनके पास पैसे कमी गए, पढ़ नहीं पाए, बुजुर्ग हो गए, तो उनकी मदद करेगी। शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित मदद जो है वो 46 में किया। 47 इंपोर्टेंट है बच्चे यहाँ पे, ये आपको लिखना पड़ेगा कि देखो ऐसे याद रखना, 100 से 47, स्वास्थ्य सेहत यानी पोषाहार की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो ये 47 में दिया गया। और सुनो कि पोषाहार की बात कर रहे हैं, किसी में दारू पीना, मादक पेय पदार्थ, लिक्विड जैसे शब्दों का मना किया गया। भैया अगर आप दारू पियोगे बॉडी बनेगी क्या, नहीं बनेगी ना। तो 100 से 47, स्वास्थ्य सेहत याद रखना बच्चों, इसमें मना किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड यानी बच्चों में दारू सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना मना किया गया। 48 में अगर आप आओगे बच्चों तो यहीं पे आ जाएगा, भैंसिया आ जाएगी। कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर की बात की जाए बच्चे यहाँ पे, तो कृषि एवं पशुपालन की बात जो है वो 48 में किया गया। ध्यान रखना, खेती बाड़ी, भैंसिया, दैया, दुधवा, तो कृषि एवं पशुपालन की बात। अब सुनो, चूंकि पशुपालन की बात हो रही है तो इसी में बोला गया है गौ हत्या मना है। सवाल आता है बच्चों पेपर में, किस आर्टिकल में गौ हत्या मना है, तो याद रखना 48 में। इसमें बेटा बोलो 48 में, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, इसी में बच्चे यहाँ पे गौ हत्या, क्या बोला बेटा, गौ हत्या निषेध है, प्रोहिबिट है, मना है बच्चे यहाँ पे, याद रखना। अब आते हैं 49 में। अब 49 में क्या बच्चे, स्मारक जो है, मूर्तियां जो नहीं रहती है बेटा, उनका देख रेख, जो राज्य की संपत्ति है उसकी देख रेख करना है आपको, राज्य सरकार का कर्तव्य है। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। भाई आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, यानी बच्चों जुडिशरी से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा बच्चों। कार्यपालिका 50-50 बांट दो भाई, बांट दो, कार्यपालिका तुम आधा तुम करो आधा हम करें, काहे उंगली करे एक दूसरे से, तो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, है ना। 51 में बच्चों इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की। तुम्हारे शादी में जाएंगे हम 51 रुपया देंगे ना बेटा, ताकि तुम्हारे आत्मा को शांति मिल सके। तुम्हारे पेट भरेगा भैया, पेट 51 रुपये देंगे तो खाएंगे भी तो ना, खाएंगे ना, तो वही इंटरनेशनल पीस दिया गया 51। ठीक है बेटा, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात भी की गई है 51। तो इस तरह से हमने आपको बच्चों डीपीएसपी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। कैसा लगा आज का सेशन, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। यहाँ पे छोटे से 1 घंटे में पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग सही तरीके से कंप्लीट किए। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीके सर पढ़ाते स्टूडेंट पढ़ते नहीं, इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक का, तो कितने अक्षर में, डीपीएसपी 4 है। 4 अक्षर का क्या होता है, प्यार, लव भी तो 4 अक्षर का होता है, और प्यार में 4 अक्षर का होता है, तो भाग 4 में हो गया। और प्यार में हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है, तो 36 से लेके यानी 36 से लेके 51 तक का आर्टिकल किस में दिया गया, डीपीएसपी। कहां से लिया गया है, जीटीबी नगर के बगल में आयरलैंड है, वहां से लिया। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया। याद रखना बच्चों, यहाँ पे तो दिमाग में रख लेना। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, राज्य की परिभाषा। 37 में नॉन जस्टिसेबल की बात की गई, आप न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में वेलफेयर ऑफ स्टेट, राज्य कल्याणकारी होगा। 3 प्रकार के न्याय है,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई बच्चों। कोई भी बात करेंगे बच्चों यहाँ पे 39 में, 39 को आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है, जबकि 38 को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। हम बात करें 39 के कैपिटल ए में दिया गया फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया बच्चों यहाँ पे, जबकि 39 को अगर हम देखें तो 6 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों डी, जितना काम करेंगे उतना वेतन मिलेगा, इक्वल पेपर इक्वल वर्क। 39 के कैपिटल स्मॉल डी में दिया गया। 40 में ग्राम पंचायत गांधीवाद भी कहा जाता है बच्चों। मनरेगा शब्द का प्रयोग 41 में किया गया, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। मनरेगा शब्द का प्रयोग गांधी रोजगार जो योजना जो आपने पढ़ा था 41 में। तो ये छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं आज के सेशन आपको पसंद, और अगर पसंद आया हो तो सेशन शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बटन दबाइएगा। मैं धर्मेंद्र आपको मिलूंगा कल की क्लास में धमाकेदार तरीके से एनसीईआरटी का नोट्स लेकर। जय हिंद,